बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर है और मैं आपका अपना टीचर मोहम्मद यासर हूँ। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 आपके जो किटमैन की बुक है। इस चैप्टर के अंदर जो बात की गई है वो सबसे पहले ब्रेक इवन के ऊपर बात की गई है। ब्रेक इवन क्या होता है जी? ब्रेक इवन यूज्ड टू इंडिकेट द लेवल ऑफ ऑपरेशंस necessaries to cover all costs to evaluate the profitability associated with various level of sales are called cost volume profit analysis. ब्रेक इवन एनालिसिस का हम cost volume profit analysis भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट देखना है। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? सेल का वो लेवल कि हमारी EBIT जिस पॉइंट पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो, कि ना ही लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें कितनी सेल करनी चाहिए कि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो। ये जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि मिनिमम कितने यूनिट हम बेचें तो हम अपनी कॉस्ट कवर कर लेंगे, चाहे प्रॉफिट ना भी हो हम अपनी कॉस्ट कवर कर लेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका तरीकाकार है हमारे पास FC स्टैंड फॉर फिक्स कॉस्ट, डिवाइड बाय P स्टैंड फॉर प्राइस एंड V स्टैंड फॉर वेरिएबल कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट जो है ये टोटल में आएगी, टोटल लिखेंगे, जबकि प्राइस और जो आपके वेरिएबल कॉस्ट है ये पर यूनिट होगी, पर यूनिट हम इसको लिखेंगे, चाहे वो प्राइस है चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों पर यूनिट में आएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन इसके लिए एग्जांपल के तौर पर ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट के लिए, assume that CP a small poster retailer has a fixed operating cost 2500, its sale price is $10 per poster and its variable operating cost is $5 per poster। ये पोस्टर बनाता है जी वो, और उसको जो फिक्स कॉस्ट आ रही है जो हर साल उसने बेयर करनी है, चाहे कोई पोस्टर बन के बिके या ना बिके, वो $2500 उसने बेयर करनी है। इसकी एग्जांपल हो सकती है आपका जैसे कि बिल्डिंग का रेंट हर साल पे करना ही करना है, जो मर्जी हो, चाहे कोई चीज बिके या ना बिके, वो आपकी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। सेल प्राइस पर यूनिट एक पोस्टर कितने का बिकेगा जी? $10 में, और वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट ये $5। जैसे कि पोस्टर जब बनाएंगे तो कागज लगेगा, उसके ऊपर पेंट वगैरह लगेगा, या उसको हमने प्रिंट करना था, प्रिंट करने की कॉस्ट, अगर पोस्टर बनेगा तो ये कॉस्ट आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, बिकेगा तो हमें बनाना पड़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि लिंक्ड विद यूनिट होती है, यूनिट बनेंगे या बिकेंगे तो हमें वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ेगी। जबकि फिक्स कॉस्ट आपको हर सूरत बेयर करनी पड़ती है, चाहे आपकी प्रोडक्शन हो या ना हो, सेल हो या ना हो। वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी वो सेल से लिंक करती है, प्रोडक्शन से लिंक करती है। सेल या प्रोडक्शन होगी तो वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, वरना नहीं। चले जी देखते हैं इस सिनेरियो के अंदर उसको कम से कम कितने पोस्टर सेल करने हैं कि वो अपनी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन के ऊपर आ जाए। तो हमारे पास फार्मूला था फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है जी हमारे पास 2500, ऊपर हमने लिखा जी फिक्स कॉस्ट 2500, प्राइस है जी 10 जो कि यहाँ पे मेंशन है, फिर वेरिएबल कॉस्ट है 5 माइनस 5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 500 यूनिट आ जाएगा, मीन के कम से कम 500 यूनिट वो बेचे तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन होगा। इससे ऊपर यूनिट बिकने शुरू होंगे तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज इससे कम यूनिट वो बेचेगा तो लॉस ही होगा। तो अगर हम ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर बात करें तो हमारे जो है ब्रेक इवन पॉइंट को कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, तो उसके अंदर हमारे पास क्योंकि 3 वेरिएबल है तो तीनों वेरिएबल का जो चेंज है वो हमारा अफेक्ट करेगा। फिक्स कॉस्ट अगर इंक्रीज होगी तो हमारा ब्रेक इवन जो है वो दूर चला जाएगा, हमें ज्यादा यूनिट बेचने पड़ेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। अगर सेल्स पर यूनिट इंक्रीज होगी तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा महंगी चीज बिकेगी तो हमें कम बेचनी पड़ेंगी, तो सेल प्राइस
अगर इंक्रीज करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट अगर इंक्रीज होती है तो ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा यूनिट बेचने पड़ेंगे क्योंकि प्राइस में से ज्यादा पैसे तो कॉस्ट में चले जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट में, बाकी हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। जब प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो हमें ज्यादा यूनिट बेचने पड़ेंगे। तो इट्स मीन फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जब भी इंक्रीज होगी ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के लिए आपको ज्यादा यूनिट बेचने पड़ेंगे। सेल प्राइस अगर इंक्रीज करेंगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कम हो जाएगा, यानी कि कम यूनिट बेचने पड़ेंगे। इसके बाद हमारे पास है लिवरेज। सेकंड जो चीज इस चैप्टर में डिस्कस की गई है लिवरेज है। लिवरेज क्या होती है जी? लिवरेज रेफर्स टू अफेक्ट दैट फिक्स कॉस्ट हैव ऑन द रिटर्न दैट शेयर होल्डर अर्न। हायर लिवरेज जनरली रिजल्ट इन हायर बट मोर वॉलेटाइल रिटर्न। जितनी ज्यादा लिवरेज होगी उतना ज्यादा रिटर्न होगा, हम अगर रिस्क भी उसमें उतना ज्यादा होगा। लिवरेज का मतलब होता है रिस्क, हाई रिस्क। हाई रिस्क दो सिनेरियो में हो सकता है, एक तो उसकी फिक्स कॉस्ट और उसकी कॉस्ट ज्यादा हो फिर भी लिवरेज ज्यादा होगी, रिस्क ज्यादा होगा, या फिर उस कंपनी के अंदर डेट ज्यादा इन्वॉल्व हो फिर भी रिस्क ज्यादा होगा। मगर यहां पर हम जो लिवरेज की बात करेंगे यहाँ पे कॉस्ट के रेफरेंस से बात करेंगे, और कॉस्ट को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। एक ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम क्लासिफाई करेंगे, एक फाइनेंशियल कॉस्ट में। ऑपरेटिंग कॉस्ट मीन बिजनेस को चलाने की कॉस्ट, चीज बनाने की, बेचने की कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग लिवरेज के अंदर हमने देखना है, क्या देखना है जी? द यूज ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल ऑन द फर्म्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कि अगर सेल में चेंज होता है तो हमारे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के ऊपर क्या चेंज आएगा? तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कॉस्ट कितनी है जी। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आपके पास आ रही है? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करने के लिए। तो हम देखते हैं कि अगर सेल में चेंज होगा, अगर सेल डिक्रीज हो जाती है तो हमारी अर्निंग कितनी डिक्रीज हो जाएगी, अगर सेल इंक्रीज होती है तो हमारी अर्निंग कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। और फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर हम अर्निंग पर शेयर के ऊपर बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर। फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर हम देखते हैं फाइनेंस कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, प्रेफर्ड शेयर डिविडेंड हो गया, जो कि हर सूरत आपको पे करना ही करना है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में चेंज होने की वजह से अर्निंग पर शेयर के ऊपर क्या फर्क आएगा, और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से अर्निंग पर शेयर तक अगर हम जाएं तो उसमें जो मेन वेरिएबल्स हैं वो आपके आते हैं जी, इंटरेस्ट है और जो है आपके पास प्रेफर्ड शेयर डिविडेंड है। टैक्स की वैल्यू भी आते हैं मगर टैक्स हमारे लिए इसमें डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट नहीं है। हमारे लिए इसमें जो रेलिवेंट है वो इंटरेस्ट एंड प्रेफर्ड शेयर डिविडेंड है। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। हम अगर इनकम स्टेटमेंट का मैं एक स्केच आपके साथ शेयर करूं तो हमारे पास क्या आता है जी? सेल है, माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है, माइनस करते हैं इंटरेस्ट और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस करेंगे टैक्स तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेस करेंगे प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड तो हमारे पास अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर आएगी। इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आएगी। तो भाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है जो हाईलाइट किया गया है, इस पोर्शन के अंदर अगर हम देखें कि हमारी कॉस्ट कवर होगी या ना होगी, उसको हम ऑपरेटिंग लिवरेज कहते हैं कि सेल में चेंज होने की वजह से हमारी अर्निंग के ऊपर कितना इंपैक्ट आता है, और अर्निंग सेल में डिक्रीज होने की वजह से हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के ऊपर कितना इंपैक्ट आता है। और इसी तरह हम फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर नीचे वाले पोर्शन जो को देखेंगे, ये वाले पोर्शन को, कि अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में चेंज आ जाए तो उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर में क्या इफेक्ट आएगा। अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिक्रीज हो जाए तो हमारी अर्निंग पर शेयर कितनी डिक्रीज होगी। और अगर इस सारी इनकम स्टेटमेंट को इन टोटल हम चेक करना चाहते हैं कि सेल्स के चेंज होने की वजह से हमारे अर्निंग पर शेयर के ऊपर क्या चेंज आ रहा है, हर किस्म की कॉस्ट का इफेक्ट देखने के बाद तो उसको हम टोटल लिवरेज कहते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज को हम जो फाइंड करते हैं जी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के नाम से, DOL के नाम से। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूले हैं। एक हमारे पास फार्मूला है जी परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, और दूसरा हमारे पास है जी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट।
इसी को अगर डिटेल करें तो हम इसको इसी फार्मूले को, इस वाले फार्मूले को इस पैटर्न पे भी लिख सकते हैं कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। तो आमतौर पर ये वाले जो दो फार्मूले हैं ये उस वक्त यूज किया जाता है जब सिंगल आपके पास डेटा हो, सिंगल ईयर का डेटा हो। अगर मोर देन 1 ईयर का डेटा है या मोर देन 1 सिनेरियोज है तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेते होते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक नीचे एग्जांपल है, सेल्स यूनिट्स गिवन है 500 यूनिट्स है। अगर वो 1000 हो जाए और अगर वो 1500 हो जाए तो हमारे पास दो केसेस हैं। फिर इनके ऊपर सेल्स रेवेन्यू है हमारे पास 5000 का, 10,000 का, 15,000 का। वेरिएबल कॉस्ट है 2500 की, 5000 की और 7500 की। और फिक्स कॉस्ट है 2500, 2500, 2500, ये तो चेंज नहीं होती। और ईबीआईटी हमारे पास 0, 2500 और 5000। अगर इसके लिए मैंने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फाइंड करना तो मुझे क्या चाहिए, चेंज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी का चेंज कैसे मेजर किया जाता है, चेंज जैसे जब भी मेजर करना है तो उसका मतलब होता है करंट वैल्यू माइनस लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लास्ट वैल्यू। हम अगर बात करें तो हमारे पास मेन सिनेरियो ये है, ये मेन डेटा, इसके अंदर हमने चेंज चेक करना। तो एक उसने कहा जी अगर इसके अंदर ये भर के 1500 हो जाए, 50% इंक्रीज आ जाए, दूसरा है 50% डिक्रीज आ जाए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जी इसका इंपैक्ट क्या आता है हमारे पास। तो हमारे पास फार्मूला है जी चेंज इन ईबीआईटी। तो मैं केस 1 को पहले देखता हूं, केस 1 को। तो केस 1 को अगर मैं देखूं तो उसके मुताबिक चेंज इन ईबीआईटी चाहिए। तो हमारा जो चेंज है वो अगर हम बात करें इसकी, पहले वैल्यू 2500 थी, अब वैल्यू 5000 है, तो कितने परसेंट चेंज आया, 100%। तो 100 डिवाइडेड बाय, और सेल में कितना परसेंट चेंज है जी, सेल अगर देखें हमारे पास 1000 से वो 1500 पे गई है, यानी कि 50% चेंज है। तो डिवाइड बाय 50%। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा 2। अब ये 2 क्या शो कर रहा है, ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज है, ये 2 क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि अगर सेल में जितना भी चेंज आएगा ईबीआईटी में उससे डबल चेंज आएगा। यानी कि अगर सेल 50% इंक्रीज होगी तो ईबीआईटी जो है वो 100% चेंज करेगा। अगर सेल में 25% चेंज आता है तो ईबीआईटी में 50% चेंज आएगा। ये अपवर्ड भी है, ये डाउनवर्ड भी है। और जितना ये आंसर ज्यादा होगा उतना खतरनाक होगा, क्योंकि मामूली सा डिक्रीज इन सेल आपको जो है प्रॉफिट में बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है उसके तरफ। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के अंदर हम फाइंड करते हैं कि हमारे जो है प्रॉफिट कितना सेंसिटिव है लिंक टू सेल। सेल में मामूली सी कमी हमारे ईबीआईटी में कितना अफेक्ट कर सकती है। हम कह सकते हैं जी 1 यूनिट चेंज इन सेल लीड टू 2 यूनिट चेंज इन ईबीआईटी। ठीक हो गया। अब यही अगर हम इन फार्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम कैसे करेंगे। तो इसके अंदर है हमारे पास टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास जो है 10,000 का, माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है जी 5,000 की। तो 5,000 डिवाइड करना है जी हमने टोटल रेवेन्यू से। टोटल रेवेन्यू हमारे पास 10,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 5,000 माइनस फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 2,500। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2।
ठीक हो गया। तो अब देख लें, चाहे ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, चाहे ये वाला फार्मूला अप्लाई करें या ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, आपके पास आंसर सेम आएगा। ये हम उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं, हमारे लिए आसानी होती है जब एक से ज्यादा डेटा हो। और ये फार्मूले उस वक्त यूज किए जाते हैं जब हमारे पास सिंगल डेटा हो, यानी कि हमारे पास ये डेटा गिवन ना होता, हमारे पास ये डेटा गिवन ना होता, तो अगर हमने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज यूज करनी है तो फिर हम मजबूर थे हम यही वाले फार्मूले यूज करने के। तो हमारे पास डिफरेंट सिनेरियो थे, तो हम चाहे ये वाला फार्मूला लगा लेते, चाहे इनमें से कोई लगा लेते। लिवरेज की अगर हम बात करें तो इसके मेजर करने के दो फार्मूले हैं, एक उसी तरह परसेंटेज चेंज के तहत और दूसरा जो है डिटेल फार्मूला। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैसे आता है जी? ईपीएस डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, यानी कि परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो ये नीचे मेरे पास डेटा गिवन है, इसके अंदर अगर हम देखें ईबीआईटी के अंदर ये हमारे पास मेन डेटा है जी, मेन स्ट्रीम डेटा, जिसकी बेस पे हमने देखना। तो मैं इंक्रीज वाला केस देख लेता हूं कि ईबीआईटी के अंदर इजाफा हो रहा है 40%। तो हम करेंगे जी डिवाइड बाय 40 ईबीआईटी में जो चेंज है, और हमारे पास ईपीएस के अंदर जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है जी 100%। तो ऊपर मैं 100 लिख लूंगा, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.5 टाइम्स। मीन कि अगर ईबीआईटी 1 यूनिट से चेंज हो जाए तो ईपीएस में 2.5 यूनिट चेंज आएगा। कह लें 2.5 गुना इंपैक्ट आएगा ईपीएस के ऊपर ईबीआईटी के चेंज होने की वजह। अगर ईबीआईटी $100 से डिक्रीज होती है तो अर्निंग पर शेयर आपका $250 से चेंज होगा। तो जितना ये आंसर ज्यादा आएगा उतना आपके लिए खतरनाक बात है कि आपकी अर्निंग जो है पर शेयर वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जितना कम होगा उतना बेहतर है। अब अगर इस फार्मूले की बात करें, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस आई स्टैंड फॉर, आई जो है ये इंटरेस्ट का है, पीडी जो है ये प्रेफर्ड डिविडेंड है, मल्टीप्लाई बाय 1/1 माइनस टी। अगर हम इस डाटे के अंदर देखें, इसी डाटे से मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ जी, ईबीआईटी हमारे पास कितनी 10,000 है, आई जो है ये देखें कितना जी 2,000 है, प्रेफर्ड डिविडेंड हमारे पास इसके अंदर है जी 2400, और टैक्स रेट है हमारे पास यहां पर 40%। तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे आप 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस इंटरेस्ट 2,000 माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड 2400 मल्टीप्लाई बाय 1/1 माइनस 0.4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 2.5। वैसे तो यहां पर भी वही सिनेरियो है, अगर आपके पास मल्टीपल केसेस है, मल्टीपल ईयर का डेटा है, तो हम ये वाला परसेंटेज चेंज वाला फार्मूला लगा लेंगे। अगर सिंगल डेटा गिवन है तो हमें फिर ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज, डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जी? पहला फार्मूला इसके लिए परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, इससे आप चेक कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास फार्मूला है, जरा कॉम्प्लिकेटेड सा है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी नंबर ऑफ यूनिट मीन मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट माइनस इनटू प्रेफर्ड डिविडेंड 1/1 माइनस टैक्स रेट। इसको सॉल्व करके, और तीसरा सबसे आसान तरीका करके डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज अगर आपने फाइंड किया, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको आपके पास डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज आ जाएगी। तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज क्या बताती है कि 1 यूनिट ऑफ चेंज इन सेल
हाउ मच लीड टू चेंज इन अर्निंग पर शेयर। ठीक है जी, चले ये हमारे पास सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम है जी 13.1 ब्रेक इवन के ऊपर और लिवरेज के ऊपर है जी। ये हम अगर देखें इसके अंदर एक कंपनी है TOR और उसने रिसेंटली सेल किए हैं, यानी कि उसके सेल यूनिट आ गए, क्यों आ गया हमारे पास वह जी 1 लाख यूनिट और किस रेट पे यू सेल किया जी 7.5 पे, ये हमारे पास पी की वैल्यू आ गई। इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज 3 पर यूनिट, तो ये हमारे पास VC आ गई वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट है जी 250,000, तो ये हमारे पास इसकी वेरिएबल कॉस्ट है जी। उसके बाद कहते थे जी एनुअल इंटरेस्ट चार्जेस, तो ये हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू है जिसको कि हम आई कहते। नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हमारे पास और एनुअल डिविडेंड उसके ऊपर कितना जी 5 का डिविडेंड है प्रेफरेंस स्टॉक के ऊपर, जिसको हम P और D कहते हैं, और टैक्स रेट है हमारे पास 40%। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल वुड द फर्म ब्रेक इवन ऑन ऑपरेटिंग दैट इज EBIT इज 0। हमें ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको याद हो हमारे पास उसका फार्मूला क्या था ब्रेक इवन पॉइंट का, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक एक्सेल की फाइल बनाई हुई है कि मुझे कैलकुलेशन में आसानी लग रहा है, तो मैं वो ओपन करता हूं जी। ये मेरे पास उसमें से डेटा मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। सेल यूनिट था हमारे पास 1 लाख के। ठीक है, सेल यूनिट 1 लाख थे, सेल प्राइस पर यूनिट थी 7.5, वेरिएबल कॉस्ट थी 3, इंटरेस्ट की अमाउंट थी वहां पर मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, लिख लेते हैं जी। इंटरेस्ट था जी 80,000 का, 80,000 का इंटरेस्ट था और फिक्स कॉस्ट थी 2,50,000 से और टैक्स रेट था 5% और डिविडेंड पर शेयर था ये, और नंबर ऑफ शेयर्स थे इसके नंबर ऑफ शेयर्स थे हमारे पास 8,000 ये शेयर्स थे। ठीक हो गया, और हमारे पास कॉमन शेयर्स थे इस क्वेश्चन में 20,000 के। मैं डेटा सारा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ कि मुझे कैलकुलेशन में बाद में बार बार डेटा ना लेके आना पड़े, तो मैं ये पहले डेटा सारा लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। अब रिक्वायरमेंट 1 क्या थी, EBIT 0 हो, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ जी। यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास फार्मूला जेन में रखिएगा जी, फिर से दिखा देता हूँ। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है जी, ऊपर आएगी हमारे पास फिक्स कॉस्ट इक्वल टू, मैं कह रहा हूं जी फिक्स कॉस्ट ये है जी हमारे पास, इसको डिवाइड करना है प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यही फार्मूला था वहां पे जो हमने अप्लाई किया, तो ये हमारे पास यूनिट आ गए कितने यूनिट जी 55,555 यूनिट हम अगर सेल करें तो फिर हम नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर आएंगे। इससे कम सेल करेंगे तो हम जो है वो लॉस पे होंगे। हमारी ये रिक्वायरमेंट थी। चलें जी बी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। बी रिक्वायरमेंट क्या है जी हमारे पास, बी रिक्वायरमेंट है जी इसके अंदर कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर EPS इन टेबुलर फॉर्म एट करंट लेवल ऑफ सेल्स एंड 120,000। चलें हमें टेबुलर फॉर्म के अंदर यानी कि साथ साथ कंपैरेटिवली बनाना जी सेल का, एक तो किन यूनिट्स पे करंट लेवल है जी 1 लाख यूनिट, और दूसरा वो कह रहा है 1,20,000 यूनिट पे।
हमने क्या फाइंड करना था जी, मैं दोबारा देख लेता हूं। हमने फाइंड करना ईपीएस, ठीक हो गया। अगर ईपीएस आपको याद हो, हमारे पास हमें ये पूरा स्केच हमें ये सारा बनाना पड़ेगा। टेबलर फॉर्म में बना लेते हैं जी हम इनकम स्टेटमेंट 1,00,000 यूनिट के ऊपर और 1,20,000 यूनिट के ऊपर। 1,00,000 यूनिट के ऊपर बात करूं, हमारे पास टोटल यूनिट कितने सेल हो रहे हैं जी 1,00,000, और एक पर यूनिट कॉस्ट का जी 7.5। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास सेल यूनिट आ जाएंगे, ठीक हो गया। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी जी, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आएगी जी नंबर ऑफ यूनिट, 1,00,000 यूनिट है और एक यूनिट के ऊपर कॉस्ट आ रही है कितने जी $3 की, तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट 3,00,000 आ गई। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, वो ऐसे ही 2,50,000 आ जाएगी। और अगर मैं ईबीआईटी कैलकुलेट करूं तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, तो मेरे पास ईबीआईटी आ जाएगी। और इसमें से माइनस करना है हमने इंटरेस्ट कितना है जी हमारे पास 80,000 का, तो मेरे पास यहाँ पर ईबीआईटी में से माइनस करूंगा मैं इंटरेस्ट, तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाए। टैक्स है जी 40%, 1,20,000 का 40% लेंगे तो मेरे पास 48,000 टैक्स की वैल्यू आ जाएगी। और इसमें से प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस किया जाएगा तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो 72,000 का मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। इसमें से माइनस करना है प्रेफर्ड शेयर डिविडेंड, तो प्रेफर्ड डिविडेंड $5 है पर शेयर, और उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 5, और 8,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेफर्ड शेयर डिविडेंड आ जाएगा। और यहाँ पर जब इसको हम नेट करेंगे तो हमारे पास अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर आ जाएगी। अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर आ जाएगी, कैसे आएगी जी, हमारे पास हम 72,000 में से माइनस करेंगे प्रेफर्ड डिविडेंड, तो हमारे पास अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर हो जाएगा। और अगर मुझे ईपीएस चाहिए, अर्निंग पर शेयर, तो मुझे 32,000 टोटल कमाया है जी जो शेयर होल्डर के लिए, और कितने शेयर होल्डर हैं 20,000, तो इनको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगी $2 की। देख लेते हैं ये फ्रैक्शन में ना, हाँ जी 1.60 की। ये हमने कैलकुलेट किया जी 1,00,000 यूनिट के लिए, और साथ ही हमने बनाना जी किसके लिए 1,20,000 यूनिट के लिए, तो उसके लिए भी यही कैलकुलेशन कि 1,20,000 यूनिट है और पर यूनिट कॉस्ट कितनी 7.5, तो जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी कि टोटल सेल्स कितनी है, ठीक हो गया। वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 यूनिट इंटू 3, तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, वो उतनी ही रहेगी 250। तो हमारे पास ईबीआईटी आ जाएगी जी। ईबीआईटी कैसे आएगी, टोटल सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, तो मेरे पास ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गए 2,90,000 का। माइनस करेंगे इंटरेस्ट की वैल्यू वही सेम, कोई चेंज नहीं, तो पीबीटी आ जाएगा। कैसे हम ईबीआईटी में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट को, तो 2,10,000 आ जाएगा। 2,10,000 के ऊपर टैक्स कितना बनता है, 2,10,000 का मैं जो है 40% ले लूंगा तो मेरे पास टैक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि 84,000 बनती है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 1,26,000 का। डिविडेंड, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर चेंज नहीं हो रहे, पर शेयर डिविडेंड चेंज नहीं हो रहा, तो वो वही रहेगा। तो मैं अगर बात करूं अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर कितनी होगी, तो हमारे पास 1,26,000 जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें से प्रेफर्ड डिविडेंड दिया 40,000 का, तो बाकी 86,000 हमारे पास अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर होगी। अर्निंग पर शेयर की बात कर ले तो 86,000 टोटल अर्निंग है, और कितने शेयर होल्डर में डिवाइड होने जो 20,000 में, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं फ्रैक्शन में, तो 4.30 अर्निंग पर शेयर। तो ये सारे का सारा जो सोल्यूशन है हमारे पास, ये यहाँ मैं सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। ये सारे का सारा जो है ये हमारा जो सोल्यूशन है, इसको मैं ब्लॉक में कर लेता हूँ।
कलर क्यों फिल कर दिया, अभी कलर नहीं चाहिए हमें। ये सारे का सारा पार्ट बी है, ये सारे का सारा जो भी हमने इस बॉक्स के अंदर सॉल्व किया, ये सारे सबका सारा पार्ट बी से ताल्लुक रखता है, रिक्वायरमेंट नंबर बी। अब अगर हम बात करें हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर सी क्या है, यूजिंग द करंट $750,000 level of sale as a base, calculate the firm's degree of operating leverage। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हमें चाहिए 7,50,000 की सेल्स के ऊपर। तो देख लेते हैं जी, 7,50,000 की सेल यानी कि करंट लेवल हमारे पास ये वाला, इसकी बात की जा रही, इस चीज की बात की जा रही कि इस लेवल के ऊपर हमने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फाइंड करना। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला हमारे पास क्या क्या फार्मूले हैं वो चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूले थे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए, चेंज इन ईबीआईटी माइनस चेंज इन सेल, ये भी यूज किया जा सकता है। और टोटल रिटर्न माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल रिटर्न माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। मैं ये वाले फार्मूले के साथ चलूंगा, टोटल रिटर्न माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल रिटर्न माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। चलो जी अप्लाई करते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू जो कि मीन टोटल सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो कि हमारे पास है 3 लाख की, इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है, और डिवाइड करेंगे टोटल सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। इस हम तो हमारे पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाए जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नंबर सी थी। ठीक हो गया। अब डी में वो क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज बताएं। चलें जी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज बता देते हैं जी हम। तो डी रिक्वायरमेंट है जी हमारे पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज टीएफआई। फार्मूले देख लेते हैं जी। एक में तो इसके फार्मूले क्या थे हमारे पास, ये सारे फार्मूले थे जी इसके। मैं स्क्रीन क्लियर कर दूं, ये सारी के सारी स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 फार्मूले हैं यहाँ पर भी, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, और दूसरा ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड मल्टीप्लाई 1/1 माइनस टैक्स। तो हम ये वाले फार्मूले के साथ चलेंगे, ये जो हमारे पास ये वाला फार्मूला। चलें जी अप्लाई करते हैं जी ये वाला फार्मूला। ईबीआईटी इज इक्वल टू ईबीआईटी। ईबीआईटी कितनी है हमारे पास इस सिनेरियो के अंदर, ईबीआईटी ये ईबीआईटी है, डिवाइड करना है हमने इसको किससे, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड ब्रैकेट के अंदर। प्रेफर्ड डिविडेंड कितना है जी हमारे पास 40 का, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किस चीज से, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। 1 माइनस टी हमारे पास क्या है जी, टैक्स रेट है। टैक्स रेट हमारे पास ये आ गया। उसके बाद ब्रैकेट सारी बंद कर देंगे जितनी भी हैं। तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आ गया 3.75। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है जी, एफ रिक्वायरमेंट जो है, यूजिंग द डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज concept to determine the effect of a 50% increase in TOR sales from 750,000 base level on its earning per share।
तो इसके लिए हमें सबसे पहले डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज फाइंड करनी पड़ेगी, फिर हम देखेंगे कि 50% चेंज अगर आता है हमारी सेल में तो उसके तहत हमारे अर्निंग पर शेयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। चले पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज के फार्मूले देख लेते हैं जी। हम अपने पास डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज हमारे पास जो फार्मूले हैं, चेंज इन परसेंटेज ऑफ ईपीएस डिवाइडेड बाय चेंज इन परसेंटेज ऑफ सेल, और दूसरा हमारे पास ये फार्मूला है और तीसरा ये है। तो मैं अपनी आसानी के लिए तीसरा फार्मूला यूज कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी फार्मूला यूज किया जा सकता है। तो हमारे पास आ जाएगा ई रिक्वायरमेंट डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज, क्या तरीका क्या था, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, दोनों के जो आंसर्स हैं, तो हमारे पास टोटल लीवरेज आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हमने जब टोटल लीवरेज फाइंड कर ली तो हम ये चेक कर सकते हैं कि 50% चेंज अगर हमारे पास सेल में आए तो हमारी ईपीएस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, इसकी मदद लेनी पड़ेगी कि हमारे पास जो है DOL कितना आया जी, हमारे पास 8.44 इज इक्वल टू सेल में कितना चेंज वो कह रहा था क्वेश्चन में 50% चेंज, तो हमें यहाँ पे 50% यहाँ पे आ जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू जो ईपीएस की है वो x रख लेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी कि ईपीएस में कितने परसेंट चेंज आएगा। 50 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 422% यानी कि 422% चेंज आएगा हमारे पास, यानी कि 422% का चेंज आएगा। अगर 50% सेल डिक्रीज होती है तो 422% डिक्रीज आएगा हमारी अर्निंग पर शेयर में। अगर 50% सेल इंक्रीज होती है तो 422% का इंक्रीज आएगा हमारी ईपीएस के अंदर। ये था सारे के सारे लिवरेज के बारे में कि लिवरेज के क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करेंगे और हम कैसे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और टोटल लिवरेज फाइंड करते हैं, ब्रेक इवन कैसे फाइंड करते हैं। अब इस चैप्टर के दूसरे हिस्से की तरफ, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम अपनी कंपनी के अंदर जो पैसे लगा रहे हैं, जो अपने एसेट्स को फाइनेंस करवा रहे हैं, वो कितना पोर्शन उसका डेट फाइनेंसिंग है और कितना पोर्शन उसका इक्विटी फाइनेंसिंग है। इसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। और डेट और इक्विटी को जब कंबाइन करें तो वो टोटल कैपिटल कहलाता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर से मुराद कितने परसेंट डेट है और कितने परसेंट इक्विटी है, और इसमें करंट लायबिलिटी नहीं आती, ये याद रखना, ये हम शामिल नहीं करते। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिस कंपनी के ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर के मिक्स ऑफ डेट ऑफ इक्विटी कि कंपनी को कॉस्ट कम से कम पड़े, क्योंकि आप डेट फाइनेंसिंग करवाते हैं तो उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट पे करना है, आपने इक्विटी फाइनेंसिंग करवाई है तो उसके अगेंस्ट आपने डिविडेंड पे करना है। तो दोनों सूरतों में कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन तो है, शेयर्स के अगेंस्ट जो है आपका डिविडेंड का और बॉन्ड्स के अगेंस्ट आपका इंटरेस्ट का। तो कंपनी में देखना है कि हम क्या परसेंटेज डेट की रखें और इक्विटी की रखें कि हमारे ऊपर कम से कम जो है कॉस्ट पड़े ये डेट, इंटरेस्ट की और डिविडेंड की। तो उसके लिए एक हमारे पास ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का फार्मूला है, वो कहता है जी कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, कम से कम हो। मींस इनको जो हमने पे करना है वो कम से कम पे करना हो, ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि इंटरेस्ट की और डिविडेंड की वैल्यू को जमा करें तो वो हमारी कम से कम बने। आसान जुबान के अंदर अभी बात करें, टेक्निकलिटी की तरफ नहीं जा रहा मैं। चले, ये हमारे पास फार्मूला क्या है जी, EBIT मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी डिवाइड बाय RA। RA मीन इसको हम वेक भी कहते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, RA स्टैंड फॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि हम जिन जिन सोर्सेज से फाइनेंस करवा रहे हैं उन सोर्सेज के ऊपर जो हमें रिटर्न पे करना पड़ता है
और ये परसेंटेज में होता है। तो EBIT मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स, ये इसको हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास ST 13.3 ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। ये उसने हमें डेट रेशियोज दी हैं। 0% का मतलब है कि 0% डेट है, 100% पैसे का हमने इक्विटी फाइनेंसिंग करवाई। 10% का मतलब है, 10 का मतलब है कि हमने 10% डेट लिया है, 90% इक्विटी फाइनेंसिंग है, और इसी तरह 60% डेट है और 40% इक्विटी फाइनेंसिंग है। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें, पहले सिनेरियो के अंदर अगर हम बात करें तो हमारी अर्निंग पर शेयर 3.12 है। इसी तरह सेम 60% अगर डेट करें तो हमारी अर्निंग पर शेयर 4.40 आ जाती है। और हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है, वैक या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, उनकी डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर परसेंटेजेस भी डिफरेंट है। तो हमने ये देखना है कि हमारा जो है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ए रिक्वायरमेंट क्या जी, कंप्यूट द एस्टिमेटेड शेयर वैल्यू associated with each capital structure using the simplified method described in the chapter this। चलें जी देखते हैं ये हमारे पास। इसके लिए भी मैंने एक एक्सेल के अंदर क्वेश्चन आपका जो है बना के रखा हुआ है। ये वो डाटा सारे का सारा है, ये वो रेट्स हैं जो वहां पर डेट रेशियोज गिवन थी। ये हमारे पास अर्निंग पर शेयर्स है और ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। चले, तो हमने बात की थी कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा जिसके अंदर फर्म की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो। वैल्यू ऑफ शेयर भी कहते हैं, जैसे कि इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर उसने कहा था। इसके अंदर जो उसने टर्म यूज की है एस्टिमेटेड शेयर वैल्यू। एस्टिमेटेड शेयर वैल्यू कर लेते हैं जिधर हम शेयर वैल्यू, ठीक हो गया। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, अगर हम बात करें वैल्यू कैसे आएगी, अर्निंग डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट, अर्निंग डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट। तो इसके अंदर अर्निंग हमारे पास है जी ये वाली वैल्यू और रिक्वायर्ड रेट ये है। तो हम क्या करेंगे, अर्निंग डिवाइड बाय रेट, अर्निंग डिवाइड बाय रेट, और इसी को सबके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं मैं। आप हर एक को जो है कैलकुलेटर से सॉल्व करके फाइंड कर लीजिए। तो ये हमने वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड कर ली। अगर इसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है तो वैल्यू पर शेयर आई। अगर यहाँ पे टोटल अर्निंग होती तो वैल्यू ऑफ टोटल फर्म आती, ठीक है। तो चले हम देखते हैं जी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है जी, डिटरमिन द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। पहला मैक्सिमाइजिंग ऑफ एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर। एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर के लिहाज से हमारे पास ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है। तो इसके अंदर देखें मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है। अर्निंग पर शेयर के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास सबसे ज्यादा अर्निंग है इस पॉइंट पे, ये हमारे पास सबसे ज्यादा अर्निंग है। तो हम कह देते हैं जी कि अर्निंग पर शेयर के लिहाज से हमारे पास जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है वो है जी 40%। 40% EPS के लिहाज से हमारे पास ऑप्टिमल है 40% पे, क्योंकि वहां पर हमारे पास सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर है। और अगर हम सेकंड की बात करें वैल्यू पर शेयर के लिहाज से, तो वैल्यू के लिहाज से हमारे पास जो सबसे ऑप्टिमल पॉइंट है जिसके ऊपर हमारे शेयर की वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है वो है जी ये वाला हमारे पास। इसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर लेते, 30%। मीन अगर हम वैल्यू को फोकस करें तो हमारे ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है डेट इक्विटी रेशियो 30%, यानी कि 30% डेट और 70% हमारे पास इक्विटी। और ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमल की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास आ जाता है जी 40% डेट और 60% इक्विटी फाइनेंसिंग हो तो ऑप्टिमल कैपिटल होगा कि वहां पर हमारी ईपीएस सबसे ज्यादा होगी।
और सी रिक्वायरमेंट है जो हमारे पास इसकी, सी रिक्वायरमेंट है विच कैपिटल स्ट्रक्चर डू यू रिकमेंड एंड वाई। तो उसको रिकमेंड करने से पहले अगर आप देखें ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, द वैल्यू ऑफ फर्म इज मैक्सिमम, ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म इज मैक्सिमम। तो वैल्यू ऑफ फर्म कहाँ पे मैक्सिमम हो रही है, हमारे पास 32 के ऊपर, यानी कि ये वाली पॉइंट। तो हम इसको रिकमेंड करेंगे इस लिहाज से मार्केट के अंदर सबसे बेहतरीन रिटर्न मिलता होगा, शेयर होल्डर को उनकी वर्थ ज़्यादा होगी, उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सी पॉइंट के अंदर हम रिकमेंड करेंगे कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के 30% डेट और 70% इक्विटी रेशियो। ठीक हो गया जी। आगे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एक अप्रोच आती है EBIT EPS अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर अभी जो हमने प्रैक्टिस की है उसी की बात करेंगे। एन अप्रोच फॉर सिलेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर दैट मैक्सिमाइज अर्निंग पर शेयर ओवर द रेंज ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि जिसमें अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा होगी हम उसको प्रेफर करेंगे। चलें देख लेते हैं। हमारे पास सेल्फ टेस्ट 13.2 है, एक इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी है जो कि कंसीडर कर रही है एडिशनल फाइनेंसिंग की 10,000 की। करंटली उसने 50,000 जो है वो 10% से बॉन्ड से फाइनेंस करवाई, यानी कि डेट फाइनेंस उसकी 50,000 की है। 10,000 शेयर उसके कॉमन स्टॉक के हैं और फर्म ने 12% के लिहाज से अगर उसको पैसे चाहिए कैन ऑब्टेन, फाइनेंसिंग करवा सकते हैं 12% से बॉन्ड के थ्रू, या फिर 1,000 शेयर इशू करके। तो कंपनी को पैसा चाहिए कितना, हमारे पास 10,000 की अमाउंट चाहिए, $10,000 चाहिए, वो 12% पे सूद पे ले ले या 1,000 के शेयर इशू कर ले। दो उसके पास चॉइसेस है। तो फर्म हैज 40% टैक्स रेट 40%। कैलकुलेट 2 EBIT's EPS coordinate for each plan by selecting any 2 EBIT values, finding their associated EPS वैल्यू। तो हमने यहां पर कोई भी दो वैल्यूज लेकर उसकी बेस पे हमने कैलकुलेशन करनी है, किस चीज की, EBIT की और EPS की, कोई भी दो वैल्यूज लेकर उससे हमने कैलकुलेशन करनी। तो इसके लिए फिर एक्सेल की इस फाइल की तरफ मैं जा रहा हूं। 13.2 ये मैंने डाटा यहां पे लिखा हुआ है। 50,000 बॉन्ड्स है, $50,000 के बॉन्ड, 12% इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है। कॉमन शेयर ऑलरेडी जो इशू किया है वो 10,000 है और टैक्स रेट है 40%। एडिशनल फाइनेंस रिक्वायर्ड है 10,000 का, वो बॉन्ड के ऊपर इशू करेंगे तो 12% के लॉसेस खुद पे करना पड़ेगा। अगर शेयर इशू करना है तो 1,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो यहां पे मैं देखता हूं अगर फाइनेंस बाय बॉन्ड करें, फाइनेंस बाय इक्विटी करें, ठीक हो गया। और बैलेंस हमारे पास क्या है जी, 50,000 का बॉन्ड है और 10,000 की इक्विटी है। और न्यू क्या करना पड़ेगा, तो हमें जो है 10,000 के ये इशू करने पड़ेंगे और 10,000 ये इशू करने पड़ेंगे। मैं इनको जरा कॉमास लगा लो, ठीक हो गया। और न्यू बैलेंस अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 50,000 जमा 60,000 और ये आ जाएगा हमारे पास 10,000 जमा 11,000। बॉन्ड जो है वो हो जाएंगे 60,000 के अगर मैं बॉन्ड इशू करता हूँ। अगर इक्विटी इशू करता हूँ तो इक्विटी हो जाएगी 11,000 की। अब कोई भी दोस्त ने कहा था EBITs ले लें, EBITs दो लेनी है, मैं एक 30,000 की ले लेता हूं और एक 40,000 की ले लेता हूं। रिक्वायरमेंट हमारी थी कि
हमने ईपीएस और ईबीआईटी दो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर कैलकुलेट करनी है। कोई भी दो वैल्यूज ईबीआईटी की लेनी है और उसके ऊपर हमने ईपीएस कैलकुलेट करना है इन दोनों ऑप्शन से। तो मैंने ये दो ईबीआईटी ली है और इसके तहत मैंने फाइंड करनी है अपनी ईपीएस अगर मैं बॉन्ड से फाइनेंस करवाता हूँ। ये मैं यहाँ पे किस चीज से फाइनेंसिंग करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं करवाता हूँ जी बॉन्ड की फाइनेंसिंग, बॉन्ड फाइनेंसिंग। अब अगर बॉन्ड से फाइनेंस करवाता हूँ तो मेरे बॉन्ड्स हो जाएंगे 60,000 के, तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा यहाँ पे 60,000 के ऊपर, 60,000 के ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जी। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा 60,000 के ऊपर, मेरा रेट क्या है, पुराने के ऊपर भी 12% है और नए के ऊपर भी 12%। पहले भी जो 50,000 था उसके ऊपर 12% था और जो नया रेट है उसके ऊपर भी 12% है, तो मैं एक ही अप्लाई कर लेता हूँ। तो मुझे 72,000 की इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा दोनों सिनेरियो के अंदर, ठीक है। बॉन्ड फाइनेंसिंग में अगर मैं 50,000 बॉन्ड्स पहले थे और 10,000 की न्यू फाइनेंसिंग करवाता हूँ तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा जी कितना, 30,000 में से माइनस करें 7200 हुआ, तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। टैक्स माइनस कर लेते हैं, टैक्स है जी हमारे पास 40% का, ठीक है। तो इसका जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 40% लेंगे तो टैक्स आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम माइनस करेंगे प्रॉफिट टैक्स को, तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और नंबर ऑफ शेयर्स, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जी। अब मैंने बॉन्ड फाइनेंसिंग करवाई है तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स तो चेंज नहीं होंगे, वो तो उतने ही रहेंगे 10,000 के, क्योंकि मैं या तो बॉन्ड इशू करने थे या मैंने शेयर इशू करने थे। मैंने बॉन्ड इशू कर लिया तो मैंने शेयर इशू नहीं किया, तो शेयर मेरे 10,000 ही रहेंगे, ठीक है। तो इस सिनेरियो में मेरा ईपीएस कितना आ जाएगा जी, जो अर्निंग है शेयर होल्डर के लिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो मेरे पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगी जी 1.37। यही काम सारे का सारा मैंने 40,000 के ऊपर भी करना कि 40,000 के ईबीआईटी मैंने सपोज किया, उसमें से 7200 मैंने इंटरेस्ट माइनस कर लिया, तो हमारे पास आ गया जी 32,800 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया, यानी कि इसके ऊपर 40% लिया तो मेरे पास टैक्स आ गया, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स की वैल्यू माइनस की तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास 10,000 ही हैं। ईपीएस कैलकुलेट करेंगे, ईपीएस कैसे आएगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो मेरे पास ये आ जाएगी, ठीक हो गया। ये मैंने बॉन्ड फाइनेंसिंग के लिए किया। अब मुझे यही काम जो है अब इक्विटी फाइनेंसिंग के लिए करना है जी, सारे का सारा। अब इक्विटी फाइनेंसिंग करते वक्त आपने एक चीज याद रखनी है, अब मैंने बॉन्ड इशू नहीं किए, मैंने इक्विटी इशू किया, तो बॉन्ड्स मेरे 50,000 ही होंगे। तो जो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो 50,000 के ऊपर कैलकुलेट करना है, क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूं कि मुझे जो पैसे चाहिए थे वो मैंने कहां से फाइनेंस करवा रहा हूं, इक्विटी से फाइनेंस करवा रहा हूं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा जी, हमारे पास ईबीआईटी माइनस टैक्स, तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। टैक्स फाइंड करना है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो टैक्स आ जाएगा हमारे पास। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस किया। अब नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगे, वो आ जाएंगे 11,000, ठीक है, क्योंकि हम इक्विटी फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो शेयर्स की तादाद बढ़ जाएगी। ईपीएस कैलकुलेट करते हैं जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ईपीएस आ जाएगी। अब यही सारा काम फिर हमने 40,000 के लिए करना है। टैक्स इंटरेस्ट तो वही रहेगा, ठीक है, इंटरेस्ट की वैल्यू तो चेंज नहीं होने लगी क्योंकि मैं तो वो चेंज कर ही नहीं रहा। बॉन्ड्स तो इंटरेस्ट तो वही रहेगा, तो पीबीआईटी हमारे पास आ जाएगी 34,000 की, टैक्स आ जाएगा 34,000 के ऊपर हमारे पास 40%, और सारा प्रोसेस वही कंटिन्यू करते हुए
मैं ईपीएस कैलकुलेट कर लूँगा। तो ये मेरे पास 180, ये उसने हमसे रिक्वायर किया था कि 2 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर मुझे ईपीएस कैलकुलेट करके दें, ईबीआईटी के 2 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर ईपीएस कैलकुलेट करके दें अगर मैं बॉन्ड फाइनेंसिंग करवाऊं और इक्विटी फाइनेंसिंग करवाऊं। ये मेरे से उसने पूछा था रिक्वायरमेंट नंबर ए में। इस तरफ जो है हमारे पास ईबीआईटी आ जाएगी और इस तरफ ईपीएस आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसके ईपीएस और ईबीआईटी का ग्राफ जो है चेक कर लीजिएगा एंड पे, जो सोल्यूशन गिवन है और उसके मुताबिक सी पार्ट को देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस चैप्टर के तमाम क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।